नमस्कार दोस्तों, आज अपना टॉपिक है संधि। सबसे पहले आज अपन संधि के सामान्य परिचय की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए, संधि जो है वो सम प्लस धी के योग से मिलकर बनी हुई है। यहाँ संधि के ऊपर यदि देखा जाए तो पहला क्वेश्चन इसके बनता है शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ की यदि हम बात करते हैं तो संधि का होता है समझौता, समझौता या मेल। संधि के अंदर शाब्दिक अर्थ यहाँ पर सम प्लस धी से मिलकर बना हुआ है। विलोम की यदि हम बात करें, संधि का विलोम विग्रह होता है। अक्सर हमारे से यहाँ पे गलती होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि संधि के अंदर हम क्या करते हैं, इसके विच्छेद करते हैं, तो वहाँ पर हमें ऑप्शन में विच्छेद मिलता है। तो यहाँ विच्छेद इसका विलोम नहीं होता है, विग्रह इसका विलोम होता है। संधि की परिभाषा को लेकर क्वेश्चन बनाए गए हैं। परिभाषा में भी अमूमन क्या होती है, गलती होने के चांसेस रहते हैं। हमें पहला ऑप्शन इसके अंतर्गत मिलता है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। दूसरा यदि ऑप्शन इसमें देखें तो दो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। तीसरी अगर इसके ऑप्शन की हम बात करें, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। चौथा ऑप्शन अपने पास आता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऐसी कंडीशन में हमें ये देखना है कि हमारा जो सबसे पहले ध्यान जाता है वो जाता है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यहाँ वर्णों का मेल संधि में होता है, लेकिन मेल होने का तात्पर्य ये नहीं हुआ कि उसमें संधि होगी। जिस प्रकार से हम बात करें नीलगाय, यहाँ नीलगाय में वर्णों का मेल है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, विकार नहीं है, और बिना विकार के कोई संधि नहीं होती है। जैसे अपने पास शब्द आया नील कमल, नील कमल, यहाँ वर्णों का पदों का मेल है, लेकिन फिर भी इसमें विकार उत्पन्न नहीं होने के कारण कोई संधि नहीं हो सकती। इसमें केवल सामासिक पद हैं, और सामासिक पदों के आधार पे यहाँ पे केवल समास बन सकते हैं, संधि नहीं बन सकती। संधि के लिए ज़रूरत किसकी है, ध्वनिगत विकार की। जैसे अपने पास शब्द आया हिमालय, तो यहाँ पर हिम प्लस आलय शब्द आया, तो यहाँ और ऊपर वाले शब्दों में अंतर देखो कि यहाँ ए और यहाँ आ। अब ये जब दोनों मिलते हैं तो आ का निर्माण करते हैं। यहाँ जो ये विकार उत्पन्न हुआ, इस विकार को बोलते हैं ध्वनिगत विकार, ध्वनिगत विकार। और ध्वनिगत विकार से ही संधि का निर्माण होता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न के विकल्प में जो इसका उत्तर होना है वो 3 नंबर होना है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अमूमन हमारा ध्यान 1 नंबर की ओर जा रहा है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो ऐसे
हमें सामान्य जानकारी के आधार पर ध्यान देना चाहिए कि विकार उत्पन्न जब तक किसी शब्द में या वर्ण में नहीं हो रहा है तब तक वहाँ पे कोई संधि नहीं होती है। यहाँ संधि और समास को लेकर के भी प्रश्न अगर किया जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संधि और समास में अंतर क्या है। संधि और समास के अंतर को देखें। संधि व समास में अंतर। संधि व समास में मुख्य तौर से 3 अंतर पाए जाते हैं। पहला अंतर होता है संधि में वर्णों का मेल होता है, वर्णों का योग होता है, जबकि समास में पदों का मेल होता है। तो पहला इसका अंतर बन गया, संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में पदों का मेल होता है। दूसरा अगर इसकी बात करें अंतर की, तो संधि में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, लेकिन समास में आवश्यक नहीं है। समास में आवश्यक नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम संधि में वर्णों को जब मेल करेंगे या एक जगह पे लाएंगे तो दोनों मिलने के बाद उनके अंदर कोई ना कोई क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। बिना विकार की कोई संधि नहीं हो सकती है। लेकिन समास के अंदर कोई भी पद आपस में मिलते हैं तो वहाँ जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि उन दोनों के मध्य किसी विकार का उत्पन्न होना जरूरी है। बिना विकार से भी सामासिक पदों का निर्माण होता है और समास से बन जाता है। लेकिन संधि के अंदर बिना विकार से किसी प्रकार का संधि विच्छेद या संधि शब्द नहीं बनता है। अगर तीसरे अंतर की हम बात करें तो संधि में क्या होता है कि स्वतंत्र पद नहीं होते हैं। संधि में स्वतंत्र पद नहीं होते हैं, जबकि समास में स्वतंत्र पद होते हैं। कहने का तात्पर्य है, यदि हम किसी भी संधि को बिना विच्छेद किए, उसको बिना अलग किए पदों को अगर हम देखते हैं कि उसमें पद स्वतंत्र रूप से नहीं मिलेंगे, उन पदों को स्वतंत्र हमें करना पड़ता है। लेकिन समास में एक ऐसी शर्त होती है कि वो संधि युक्त रूप में भी आ सकते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र रूप में भी पाए जा सकते हैं। जो अभी अपन ने बात की थी कि नील गाय जो पद है, तो ये नील और गाय दोनों पद स्वतंत्र रूप से आ सकते हैं। विग्रह करते हैं तो नील यहाँ पे विशेषण है, और विशेषण और विशेष्य का संबंध जहाँ पाया जाता है वहाँ पर समास जो है हमारा वो कौन सा हो जाता है, कर्मधारय समास। यहाँ ये विशेषण है और गाय जो है वो विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, और विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। यहाँ इस गाय की विशेषता बताई जा रही है कि गाय कैसे कलर की है, कैसे रंग की है, तो यहाँ पे नीला रंग जो आया है ये इसका विशेषण बन गया। तो यहाँ पर हम बात करें कि दोनों पद जो हैं वो दोनों पद स्वतंत्र रूप से आए हैं। यहाँ इसको संधि करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन संधि में स्वतंत्र पद न होकर के क्या होता है, संधि युक्त जो पद होता है उसको स्वतंत्र करने के लिए हमें विच्छेद की आवश्यकता पड़ती है। इन पदों को हमें स्वतंत्र रूप से मिलने के पीछे किसी प्रकार का कोई विग्रह करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब इन अंतर को देखते हुए अब बात करते हैं कि संधि किस प्रकार से बनी है। संधि के
विलोम को लेकर के काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो संधि का विलोम हमेशा हमें याद रखने की ज़रूरत है कि संधि का जो विलोम होता है वो विग्रह होता है। और समास की बात करें हम तो समास का जो विलोम होता है वो व्यास होता है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। समास का विलोम पूछ करके वहाँ उसके पूछे जाने के पीछे होता है कि समास के सामने हमें ऑप्शन में क्या मिलता है, विग्रह मिलता है, संधि के साथ हमें मिलता है विच्छेद। इनकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है, हमें नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं संधि के भेद। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला जो भेद होता है उसका नाम होता है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा जो भेद होता है उसका नाम होता है व्यंजन संधि। तीसरे भेद की हम बात करें उसका नाम होता है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। इन 3 भेदों के आधार पे हमारी संधियां बनती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि को पढ़ने से पहले हमें स्वरों के बारे में सामान्य जानकारी का होना बहुत अति आवश्यक होता है। स्वर की जब तक हम चर्चा नहीं करते हैं, स्वर के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो स्वर संधि में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। तो सबसे पहले देखो हमारे स्वरों की जो संख्या की बात आती है तो स्वर संख्या में कितने होते हैं? स्वर संख्या में 11 होते हैं, 11 स्वर होते हैं। इन स्वरों को क्या है अलग अलग कैटेगरी के आधार पर बांटा गया है। पहली जो इसकी श्रेणी बनती है वो होता है मूल या हरिस्व स्वर। मूल या हरिस्व स्वर की बात हम करें तो ये संख्या में 4 होते हैं। और 4 कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और री। ये जो 4 स्वर होते हैं ये संधि के दौरान कभी टूटते नहीं। ये मूल होते हैं, हमेशा एक जैसी स्थिति में रहने वाले होते हैं। एक जैसी स्थिति के होने के कारण इनका नाम मूल पड़ा है। हरिस्व, हरिस्व का छोटा होता है, तो ये क्या होता है कि संधि में टूटते नहीं, टूटते नहीं हैं। दूसरी अगर बात करें हम तो वो होता है संधि स्वर। संधि स्वर, संधि स्वर जो है इनसे संधि बनती है। तो आप संधि स्वर में देखो कौन से बच गए? 4 इनमें से हट जाते हैं तो अपने पास 7 बच जाते हैं। 7 कौन से होते हैं अपन को पता है? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर ए, आई, ओ और औ। ये 7 जो स्वर होते हैं हमारे, ये संधि स्वर कहलाते हैं। इन संधि स्वरों के आधार पे हमारी अलग अलग संधियां बनती हैं। अब संधि स्वर भी क्या होता है कि अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। एक तो संधि स्वर की हम बात करें तो ये दीर्घ स्वर में बढ़ जाता है, दीर्घ स्वर। इस दीर्घ स्वर से तो दीर्घ संधि बनेगी। दीर्घ स्वर हमारे सामने आ, बड़े ए और बड़ा ऊ, इन 3 से संबंधित हमारे सामने क्या बनेंगे? उदाहरण बनेंगे। दीर्घ संधि में आ के उदाहरण बनते हैं, बड़े ई के उदाहरण बनते हैं और साथ में ऊ के उदाहरण बनते हैं। दूसरी संधि के अंदर एक होता है इसमें संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ये 2 के योग से मिलकर बने होते हैं। संयुक्त स्वर भी क्या होते हैं कि हमारी संख्या के आधार पे 4 होते हैं। देखो क्या है इनमें? एक तो पहला बनता है इसमें ए, आई, ओ और औ। ये 4 संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ये 4 संयुक्त स्वर हैं। ये भी फिर क्या होता है कि 2 भागों में बढ़ जाते हैं। पहला तो इसमें बनता है गुण स्वर। गुण स्वर से गुण संधि बनेगी। गुण स्वर कौन सा हुआ अपना? ए और ओ। ये ए और ओ शुद्ध संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शुद्ध संयुक्त स्वर की अगर बात की जाती है, शुद्ध संयुक्त स्वर में 2 ही सम्मिलित हैं और वो कौन से होते हैं? ए और ओ होते हैं। फिर देखिए इनमें मात्रा की वृद्धि हो जाती है। मात्रा की वृद्धि होती है तो इसमें क्या हो जाता है? वृद्धि बन जाते हैं। तो ये जो हमारा अगला जो स्वर बनता है वो बनता है वृद्धि स्वर।
वृद्धि स्वर की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि यहाँ देखो ए से आई में एक मात्रा की वृद्धि हो गई, ओ में क्या हो जाएगा, ओ के अंदर मात्रा की वृद्धि होने से ये औ बन जाएगा, तो इससे हमारी जो संधि बनेगी वो कौन सी बन जाएगी, वृद्धि संधि बन जाएगी। यहाँ इस आधार पे, स्वरों के आधार पे हमें देखना है कि यहाँ इन 3 स्वरों से हमारी जो संधि बनेगी वो कौन सी बन जाएगी, दीर्घ स्वर संधि बन जाएगी। यहाँ ए और ओ से जो हमारी संधि बनेगी वो कौन सी, गुण संधि बन जाएगी। उसके बाद यदि हम बात करें आई और औ से जो संधि बनने वाली है वो संधि हमारी कौन सी बन जाएगी, वो वृद्धि संधि बन जाएगी। अपने स्वर की सामान्य जानकारी के आधार पे हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी स्वर संधि बनेगी। 11 स्वरों को हमने अलग अलग वर्गीकरण में बांटा है। इस वर्गीकरण के आधार पे हमारे अलग अलग स्वर बने, उन स्वरों का जैसे जैसा नाम पड़ा वैसे हमारी संधियों के नाम पड़ते गए। तो आज हम स्वर की चर्चा के बाद ये जो अपना स्वर संधि का टॉपिक है इसको अगले कालांश में लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, धन्यवाद।